हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए जूनियर की जो ये वैकेंसी आई हैं उसके लिए आपके लिए सीरीज़ जो है वो शुरू करी है मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास आए हैं, तो एक एक करके पहले उन क्वेश्चंस के जवाब दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन, क्या मैम आप इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगी? जी हाँ, मैं बिल्कुल इस कोर्स को कंटिन्यू रखूँगी और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता ये क्लासेस इस पर कंटिन्यूड रहेंगी। हाँ, वीडियो भाई ऐसा हो सकता है 9 बजे की जगह 10 बजे आए, 10 बजे की जगह 10:30 बजे आए, लेकिन क्लासेस आपकी बिल्कुल कंटिन्यूड रहेंगी। एंड डोंट वरी एट ऑल। मैंने आज एक पोल जो है वो करवाया था, तो उसमें ग्रामर के लिए मैंने पूछा था, तो मैं आपको ग्रामर की क्लासेस भी इस पे दूंगी। और वो आप हो सकता है आगे, हो सकता है नहीं, होगा ही आगे, आप लोगों की 2 क्लासेस आएंगी, एक ग्रामर की और एक लिटरेचर की, एक ही दिन में। और पहला तो ये हुआ कि क्या मैम आप इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगी, तो जी बिल्कुल कोर्स को कंटिन्यू करूँगी। दूसरी बात कि मैम आप वो पढ़ाइए जो इसमें जूनियर के उसमें आएगा। जूनियर के उसमें उन्होंने खोल के सिलेबस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्लियरली मेंशन करी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जहाँ से शुरू हुआ है एंग्लो सेक्सन एज से पोस्ट मॉडर्न एरा तक मैं आप लोगों को पूरा करवाऊंगी। अब आप ये सोचें कि इस इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं वो आपके इसमें कवर होते चलेंगे। हो सकता है कि मैं आपको खुद भी कह रही हूँ, जो अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें एलैबोरेट अपने आप भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, क्या नोट्स की PDF मिलेगी? बिल्कुल, 30 नोट्स की PDF, बस 2-3 दिन का समय दीजिए। मुझे वो PDF में कन्वर्ट करवाना है। उसे कन्वर्ट कराते ही मैं PDF फॉर्म में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरी डाल दूंगी और आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ वन, चौथा जो पॉइंट था वो आया था टेस्ट सीरीज़ की मैम क्वेश्चंस कराइए। आप लोग भी जानते हैं क्वेश्चंस लिखने में और उसमें काफ़ी समय लगता है, और चूंकि ये लाइव सेशन नहीं है तो आप लोग इसमें जवाब जो है वो नहीं दे पाएंगे। कुछ दिन में मैं लाइव भी आऊँगी आपके सामने और लाइव आके आप लोगों से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछूंगी। लेकिन इसके अलावा आपको क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो गिव अस ओनली 2 डेज, और हमारे ऐप पर इंग्लिश सूत्रा SUTRAA प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप हमसे कोई पेड कोर्स खरीदिए या टेस्ट सीरीज़ खरीदिए, कुछ मत खरीदिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ है और वो आपको 2-3 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको नहीं आया कि टेस्ट कैसे करना है तो कॉल कीजिए, पूछिए। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये नहीं है कि 10 दिन बाद मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए। और क्या था कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जी सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल मुझे ये लगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो दी हुई है। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है, ये TGT PGT के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेल्स यू अबाउट पर्टिकुलर एजेस, उन एजेस में कौन से राइटर्स हुए उनके बारे में आपको बताता है। और क्या क्वेश्चन था? मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो दे दिया। और हाँ जी, अब इससे पहले जो मैंने आपको सीरीज़ पढ़ाई थी, सीरीज़ चल रही है। आज इस एस्से का लेक्चर का डे 4 है। पहले मैंने एंग्लो सेक्सन एज लिया, फिर एंग्लो नॉर्मन एज लिया, फिर मैंने चौसर का पीरियड लिया। चौसर को मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बीच में उसे गैप दिया था और मैंने कहा था कि चौसर को मैं आज कंप्लीट कराऊंगी। चौसर के बाद मैं पोस्ट चौसेरियन पीरियड से आते हुए मिडल एजेस पे जा पहुँच के और फिर रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन जो है वो कल स्टार्ट करूँगी। तो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो अगर आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पीछे जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा जेफरे चौसर्स इम्पॉर्टेंट वर्क्स। तो सबसे पहले जो मैं आपको, कल मैंने कुछ द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन आपको मैंने बताया था, ट्रायलस एंड क्रेसिडा के बारे में आपको बताया था, बुक ऑफ डचेस के बारे में आप लोगों को बताया
बनाया था। और आज बिल्कुल आज के ओकेज़न को सूट करते हुए मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट जो है वो वर्क मैं आपको बता रही हूँ चौसर का, वो है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। देखिए, चौसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक है। उसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कितने पिलग्रिम थे, कितनी टेल्स हैं, यही सब पूछा जा सकता है कैंटरबरी टेल्स में से। तो क्यों कोई भी चीज़ छोड़ें, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊँ कि है क्या। देखिए, नेचर जो है वो नेचर इनवाइट करती है ग्रैंड पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स की पार्लियामेंट, यानी कि बर्ड्स की एक मीटिंग जो है वो अरेंज करती है टू सेलिब्रेट सेंट वैलेंटियर्स डे, यानी कि 14 फरवरी आज का दिन। और उनसे कहती है कि आज तुम फ्री हो अपना मेट चुनने के लिए। ये पोएम, इसका जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये पोएम 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, जिसे राइम रॉयल भी कहा जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राइम रॉयल क्या होता है। अरे जी, ये राइम रॉयल क्यों नाम पड़ा 7 लाइन स्टेंजा को जो है इसका नाम राइम रॉयल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जेम्स वन ने इसे अपनी बुक किंग स्क्वायर में यूज़ किया था और वहीं से इसका नाम पड़ा द राइम रॉयल, 7 लाइन का स्टेंजा। तो ये जो पोएम है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये लिखी गई है 7 लाइन स्टेंजा में, और इस 7 लाइन स्टेंजा को राइम रॉयल कहा जाता है। और ये राइम रॉयल कहलाने का कारण ये है कि जेम्स वन, जो कि स्कॉटिश किंग था, जेम्स वन ने इसे अपनी किंग स्क्वायर में यूज़ किया। ये सब चीज़ मैं लिख दूंगी। उसके बाद चौसर का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क आता है, दैट इज़ द कैंटरबरी टेल्स। अब ये कैंटरबरी टेल्स में सबसे पहला तो क्वेश्चन ही यही आता है कि पिलग्रिम्स कितने थे भाई। तो जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये प्रोलॉग से शुरू होती है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। चौसर ने इसकी प्रेरणा बोकाचियो के डेकामेरॉन से ली है, जिसमें 100 टेल्स हैं। चौसर का ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्रोजेक्ट था जो चौसर बनाना चाहता था। इसमें पिलग्रिम्स थे 29, जिसमें चौसर भी एक मिल गया। और यहाँ पे जो 30 पिलग्रिम्स, और उसके बाद उसमें इनका भी वो हुआ, जो इनका कीपर था, तो 31 के करीब जो हैं वो इसमें थे। वैसे जो पिलग्रिम्स थे देवर 29, और जब उसमें चौसर भी मिल गया तो देवर 30। और जो जिस इन में वो ठहरे थे तो उस इन का भी जो है जो उसमें व्यक्ति था वो, तो इसी तरीके से क्वेश्चन इसका आता है। ओरिजिनली द पिलग्रिम्स वर 29, और इसके बाद था उस चौसर का 30 पिलग्रिम्स। अब ये लोग एक पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, यानी कि एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं से थॉमस ए बैकेट की श्राइन पर। और हर एक किसी को टाइम को पास करने के लिए जो है कहानियाँ जो हैं वो सुनानी है। तो चौसर इसमें 124 टेल्स लिखना चाहता था। अगर ऐसा होता तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता, लेकिन केवल 24 ही टेल्स लिख पाया। और उनमें से भी 2 टेल्स, टेल ऑफ मेलिबी एंड द पार्सन्स टेल, ये ही दोनों प्रोज में है। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम, कि इसमें टेल्स में से कितनी जो टेल्स हैं वो प्रोज में हैं और कितनी जो हैं वो वर्स में हैं। तो केवल 2 जो पोएम्स हैं वो प्रोज में हैं और बाकी की जो हैं वो वर्स में हैं। उनमें से भी मैं आपको नाम बता रही हूँ, टेल ऑफ मेलिबी एंड द पार्सन्स टेल। तो चौसर का ये चौसर के पीरियड को हमने जो बांटा, चौसर जो मतलब चौसर ने जो अपने आप को ग्रो करा, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड कैंटरबरी टेल्स जो लिखा गया है वो है उसका इंग्लिश पीरियड। एमरसन ने चौसर के बारे में कहा है कि चौसर एक वो महान पोएट था जो कि एक इलिटरेट टाइम्स में जो है वो पैदा हुआ, और उसने अपने स्फेयर में वो सारी लाइट अब्जॉर्ब कर ली जो कहीं और थी। और आपको पता है विलियम ब्लेक जो कि 18th सेंचुरी पोएट था, उसने ये कहा कि, देखिए यहाँ लिखा है मैंने कि विलियम ब्लेक ने चौसर के बारे में क्या कहा। विलियम ब्लेक ने चौसर के बारे में कहा कि
हम सब के अंदर चौसर के कैंटरबरी टेल्स का कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो ज़रूर है। तो ये भी किसने किसके बारे में क्या कहा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को ड्राइडन ने कहा, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो पसंद आई। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसको जॉन लिडगेट वाला जो है वो मैं भी इसको भी मिटा देती हूँ। ये पोस्ट चौसेरियन पीरियड है, तो पहले इसके बारे में लिख देती हूँ। नेचर हैज कॉल्ड a grand parliament of birds to celebrate St. Valentine's Day, that is 14 Feb. By choosing their mates this poem is in 7-line stanzas which is also called Rhyme Royal. एंड वाई इट इज कॉल्ड राइम रॉयल ये मैं आपको ब्रैकेट में लिख के जो है वो दिखा रही हूँ। Because it was used by James I in his King's Square. अब आप ये देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है कि राइम रॉयल 7 लाइन के स्टेंजा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जेम्स वन के द्वारा अपनी किंग स्क्वायर में यूज़ जो है वो किया गया था। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग इसे ज़रा देख लीजिए। अब आप जब इसे देखेंगे फिर मैं आपको कैंटरबरी टेल्स के बारे में बताऊंगी। एंड नेक्स्ट, अब ये हमारा पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स हो गया। अब मैं आप लोगों को देखिए, अब मैं जो आपको बता रही हूं, अब मैं कैंटरबरी टेल्स के बारे में बता रही हूं। तो जी कैंटरबरी टेल्स के बारे में देख लीजिए। कैंटरबरी टेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल में तो बहुत ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन जितना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं इसमें से वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स का क्या क्या बताया देखिए। सबसे पहले 30 पिलग्रिम्स। देखिए भाई, आपको अलग अलग जगह अलग अलग लोग बताएंगे, मैं आपको पहले ही बोल के चल रही हूँ। 29 पिलग्रिम्स थे जो इनमें मिलते हैं टाबार्ड में, जिसमें नरेटर भी शामिल हो जाता है तो 30 हो जाते हैं, और जब उसके साथ उस इन का कीपर भी जो है वो मिल जाता है तो 31 हो जाते हैं। वैसे हैं 30 पिलग्रिम्स। तो कैंटरबरी टेल्स में हैं 30 पिलग्रिम्स। चौसर वांटेड टू राइट 124 tales, but could complete
complete या could write only 24. और उसमें से भी एक और important question, out of those 24 tales, only 2 are in prose and the rest of them are in verse. अब इनमें भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी वो जो टेल्स हैं, तो वो टेल्स का नाम मैं लिख रही हूं जो प्रोज में है. देखिए, द टेल ऑफ मेलिबी एंड द पार्सन्स टेल, इसका जो आइडिया है वो डेकामेरॉन से लिया गया है. तो अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर, तो कैंटरबरी टेल्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने पिलग्रिम्स थे, जो मैंने आपको बता दिया. चौसर कितने टेल्स लिखना चाहता था, और 124 कितनी कंप्लीट कर पाया, 24, जिसमें से भी कंप्लीट भी, उनमें से पूरी कंप्लीट भी नहीं है, लिख पाया 24 ही. उनमें से भी 2 ही प्रोज में हैं, बाकी वर्ड्स में हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने जो कैरेक्टर्स चुने इसमें सारे जितने भी जो क्लासेस हैं उनसे चुने, केवल किंग्स एंड क्वींस को छोड़कर, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास को छोड़कर उसने एक माइक्रोज्म ऑफ सोसाइटी जो है वो इसमें लिया है चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में. तो कैंटरबरी टेल्स एक ऐसा वर्क है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और आप ये भी सोचिए कि जब आपको चीज़ें बहुत सिंपल वे में पता हैं तो उस समय केवल आपको टिक करके आना है कि हाँ जो है ये क्वेश्चन जो है. बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर पाते. तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. इनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो जितने भी पिलग्रिम्स थे वो कहाँ जा रहे थे, दे वर गोइंग टू थॉमस ए बेकेट्स श्राइन, उनकी श्राइन पर जो है वो जा रहे थे. उस समाज को का प्रतिनिधित्व करते हुए कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि उस समय चर्च में कितना ज़्यादा जो है वो पाखंड था, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि चर्च के पाखंड के खिलाफ ही विक्लीफ ने आवाज़ उठाई थी. और विक्लीफ के उसने बाइबल को ट्रांसलेट करा, उसके मानने वालों को लॉलार्ड्स जो है वो कहा जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हुए आपके चौसर के. अब आप ये देख लीजिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट जो है, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि चौसर को लोग कितना पसंद करते थे, कि विलियम ब्लेक ने चौसर के बारे में क्या कहा. जैसे कि अभी मैंने एमर्सन का आपको बताया था, भाई ये कोट से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसने किसके बारे में क्या कहा. देखिए, अब विलियम ब्लेक ने चौसर के बारे में क्या कहा ये मैं आप लोगों को बता रही हूं. विलियम ब्लेक, every age is a Canterbury pilgrimage. We all pass on. Sustaining one or the other of these characters.
nor can a child be born who is not one of these characters ऑफ चॉसर। देखिए कितना अच्छा जो है वो सम अप जो है वो इस एज को विलियम ब्लेक 18th सेंचुरी के पोएट ने करा कि एवरी एज इज़ अ कैंटरबरी पिलग्रिमेज। हर एज एक कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा है। वी ऑल पास ऑन, जिसमें से हम सब बढ़ते हैं, एक ना एक कैरेक्टर को लेते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें से चौसर का कैरेक्टर ना पाया जाता। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कोट्स जो विच आई हैव एवर रेड, ये चौसर के बारे में जो है लिखा है। तो देखिए इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि कोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसकी एज के बारे में विलियम ब्लेक ने ये कहा। जैसे इसमें जो है, इसमें तो चौसर जो है वो दिख रहा है, या यही पूछ सकते हैं ये किसने कहा है चौसर की एज के बारे में, तो ये विलियम ब्लेक ने कहा। आई होप आपको ये यहाँ तक पसंद आया होगा। पसंद आया मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पसंद आया होगा, फिर भी पता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी डिसलाइक लगाने वाले लगा ही देते हैं। क्या कर सकते हैं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ना मैं कोई इसके चार्जेस मांग रही हूँ, ना कुछ भी कर रही हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब हर एक किसी को तो खुशी नहीं हो सकती। चलिए जी, अब ये तो हुई मैंने चौसर की एज के बारे में आपको बताते हुए, चौसर के मुख्य जो भी वर्क्स थे उनके बारे में आप लोगों को बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पोस्ट चौसेरियन पीरियड पे आगे बढ़ते हैं। देखिए पोस्ट चौसेरियन पीरियड पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, पोस्ट चौसेरियन पीरियड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइटर है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए इसमें जॉन लेडगेट के बारे में मैंने इससे पहले लिख भी रखा था। जॉन लेडगेट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन थे। पहले इनके वर्क के बारे में लिख देती हूँ। He translated The Fall of Princes and this work, ये बहुत important question है, and this work inspired the Renaissance work A Mirror for Magistrate। देखिए ये पूछा जाता है कि कौन सा वर्क, कौन से वर्क को जो है इंस्पायर किया है, तो ये आपको इसके बारे में मैंने बताया। ये 1431 से फॉल ऑफ प्रिंसेस जो है उसने ट्रांसलेट करा था 1431 से 38 के बीच में। जॉन लिडगेट एक मॉन्क थे, यानी कि एक भिक्षुक, एक मॉन्क थे, जिन्होंने जो है फॉल ऑफ प्रिंसेस जो कि एक फ्रेंच वर्क था उसे ट्रांसलेट किया था। और इसी वर्क ने रेनेसांस वर्क अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट को इंस्पायर किया था लिखे जाने के लिए। आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे का आपको बढ़िया सी चीज़ें बताती हूँ। द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स 1559 में आया था ये वर्क। अगर आपने यहाँ तक इसको लिख लिया हो, देख लिया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स है ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, रेनेसां वर्क। ये ट्रेजिक लाइव्स ऑफ जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनकी ट्रेजिक लाइफ के बारे में जो है वो बताती हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चौसर के पीरियड के बाद 1400 में जब चौसर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए
ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो आप देख रहे होंगे, ये मेरे ही जो है हैंड रिटन जो है वो नोट्स हैं जो आप लोगों को दिए जाएंगे। तो उसका ही मैं आप उसमें से ही आपको बता रही हूँ। अब चौसर की मृत्यु के बाद पोस्ट ओसेरियन पीरियड 1400 से लेकर, अब हम पोस्ट ओसेरियन पीरियड ले रहे हैं। देखिए, एज ऑफ रिवाइवल 1400 से शुरू हुआ। चौसर की मृत्यु के बाद एक सेंचुरी और हाफ तक, चौसर की मृत्यु के बाद एक वोल्केनिक पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का। कैसे? देखिए, हेनरी फिफ्थ को राजा बनाया गया। जब हेनरी फिफ्थ राजा बना इंग्लैंड का 1413 में, तो जो 100 ईयर वॉर्स जो ख़त्म हो चुका था, उसने आते ही सबसे पहले वॉर को रिज्यूम करा फ्रांस के साथ। वॉर को रिज्यूम करने में उसने 3 मांगे जो हैं वो फ्रांस के सामने रखी। अ फ्रेंच वाइफ, अ फ्रेंच रेवेन्यू एंड फ्रेंच क्राउन। जब हेनरी फिफ्थ को राजा बनाया गया 1413 में, तो हेनरी फिफ्थ ने आते ही फ्रांस पे वॉर रिज्यूम किया और फ्रेंच वाइफ, फ्रेंच रेवेन्यू और फ्रेंच क्राउन, और बस मन नहीं भरा तो फ्रेंच क्राउन भी मांग लिया। 1415 में बैटल ऑफ एजिनकोर्ट लड़ी गई और उसके 5 साल बाद जो ट्रीटी ऑफ ट्रॉय हुआ, उसमें उसकी सारी मांगें मान ली गई। कैथरीन, जो कि बेटी थी चार्ल्स 6 की, फ्रांस के राजा की, उससे उसकी शादी हो गई और हेनरी, उसको फ्रेंच रेवेन्यू भी मिला। लेकिन हेनरी फिफ्थ बहुत लंबे समय तक नहीं जिया। 34 की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा हेनरी 6 जब गद्दी पर आया, वो एक वीक राजा था और फ्रांस को जब ये लगा कि एक वीक राजा जो है वो गद्दी को नहीं संभाल सकता, तो उन्होंने दोबारा से इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई जो है वो जोन ऑफ आर्क की अगुवाई में जो है वो शुरू कर दी। तो फिर दोबारा से देखिए, 150 एक सेंचुरी एंड ए हाफ, 150 साल तक जो पीरियड है, ये इसमें कुछ चिंगारी धधक रही थी, कुछ होना था, कुछ होना बाकी था, जिसे हेनरी फोर्थ ने दबाने की कोशिश करी। लेकिन वो कहते हैं ना, पानी को जितना दबाओगे उतना वो और तेज़ी से बहकर जो है वो आएगा। इसके बारे में भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, ये मैं लिखूंगी भी आपके लिए। चौसर की एज फॉलोड होती है, उसके बाद रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन की एज जो है वो आती है, जो कवर मिडिल एजेस को कवर करते हुए रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। मेडिवल चर्च जो थे वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे कि उनके अंदर जो करप्ट जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें उसे साफ करना चाहिए। हेनरी फिफ्थ ने तो जो विक्लीफ के फॉलोअर्स थे यानी कि लॉलार्ड्स को जिंदा जलवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार की इन प्रैक्टिसेस को वो देना ही नहीं चाहते थे, मतलब बलि नहीं देना चाहते थे। तो एक रिवोल्ट तो आना था ही। अब मैंने जैसा आपको बताया कि बैटल ऑफ एजिनकोर्ट लड़ी गई, हेनरी फिफ्थ की मृत्यु 34 की उम्र में हो गई और हेनरी 6 एक कमज़ोर राजा था। फ्रांस ने जोन ऑफ आर्क की अगुवाई में फिर से युद्ध जो है वो किया। अब इस समय एक आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल था। और तभी एक और वॉर ऑफ रोजेस जो कि 30 साल चलने वाला था, 14 युद्ध था 1455 से 1485 तक, जो कि 2 राजघरानों लैंकास्टर्स एंड यॉर्क्स के बीच में हुआ था। सिविल वॉर, युद्ध, गृह युद्ध की स्थिति थी। ऐसे समय में जब इस तरीके की स्थिति होती है ना, तो लिटरेचर में कुछ ज़्यादा खास काम नहीं होते, लेकिन फिर भी जो उस वर्क्स हैं, तो सबसे पहले जो उस पर वर्क है वो है मार्जरी कैंपे। मार्जरी कैंपे जो ये वर्क है, मार्जरी कैंपे, अभी जो मैं ये सारा पॉइंट है ये सारे लिख दूंगी आपके लिए। सबसे पहले इसमें है लिटरेचर ऑफ दिस एज, यानी कि पोस्ट ओसेरियन पीरियड को, अभी तो ये चलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले है द बुक ऑफ मार्जरी कैंपे,
जो कि 1436 के अराउंड लिखी गई है और पब्लिश हुई थी 1501 में, जिसे माना जाता है कि ये पहली बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद थॉमस याट एंड सरे, नाम आप सब ने सुन रखा होगा। याट को कहा जाता है द पायनियर ऑफ न्यू इंग्लिश पोएट्री। क्यों? क्योंकि उसने सोनेट फॉर्म लाया था इटली से इंग्लैंड में, और उसका पहला जो वर्क था सर्टेन सैम्स, वो जो है उसके नाम से पब्लिश हुआ था, और याट ने ही सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस जो है वो किया था, और सरे ने ब्लैंक वर्स जो है वो लेकर आया था। आज मैं आपको यहीं तक करा रही हूँ, उसके बाद इससे आगे का करवाऊँगी। तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि चौसर के पोस्टोसेरियन पीरियड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। The century and a half after the death of Chaucer was a volcanic period. Henry V was crowned in 1413, and soon he revived the war with France. जो उसकी तीनों मैंने मांगे आपको बताई, फ्रेंच रेवेन्यू एंड फ्रेंच क्राउन, जो कि सारी जो है वो ट्रीटी ऑफ ट्रॉय में मान ली गई। ही डाइड एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। इस समय का नेक्स्ट जो है वॉर ऑफ रोजेस 1455 to 1485, दो राजघरानों के बीच में, लैंकेस्टर्स एंड यॉर्क्स के बीच में 30 साल का गृह युद्ध। इस समय जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हुए, तो ये मैं आपको यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इससे आगे का बताती हूँ। जब ये लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा। ओ सॉरी, मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि लाइव क्लास लेते लेते जो है वो हो जाता है। अब यहाँ से वॉर ऑफ रोजेस, ये इतना मुझे जो है वो 3 पॉइंट्स उसके लिखने जो हैं वो सही नहीं लगे, तो मैं अब आप लोगों को इसके आगे का जो मैं वर्क्स बता रही थी वो आपको बता देती हूँ। देखिए, इसके आगे के वर्क्स हैं। जो सबसे पहले है अ बुक ऑफ मार्जरी कैम्पे, जो इसमें वर्क्स मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए, द बुक ऑफ मार्जरी कैम्पे, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। जो द बुक ऑफ मार्जरी कैम्पे, ये जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो वो है द बुक ऑफ मार्जरी कैम्पे, जो कि आई 15th सेंचुरी में। लिखी तो ये काफ़ी पहले गई थी, पब्लिश हुई थी ये 1501 में, लिखी तो ये अराउंड 1436 में गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1501 में। इसीलिए इसे इस समय का जो है पहली ऑटोबायोग्राफी है ये इंग्लिश लिटरेचर की। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स आते हैं वो आपका इसमें बता रही हूँ थॉमस याट, जिसके बारे में मैं आपको, ये कोर्टियर थे
और जो है दरबार में, यानी कि राजा के दरबारी थे। और याट का जो कहा जाता है कि इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है ही इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड। अरे अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने अगर सोनेट इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया तो ये लाए कहाँ से। अगर ये, वैसे तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे रेनेसांस के बारे में कि रेनेसांस इंग्लैंड में जो आया, वैसे आपको पता है कि रेनेसांस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इटली से 1453 में, आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जब स्कॉलर्स अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर भागे थे कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद, और उन्होंने रिफ्यूज़ लिया था इटली में। तो इटली के यूनिवर्सिटीज़ में, इटली के लोगों में ये एक बेचैनी सी हो गई थी कि हम लोग तो बहुत पीछे हैं, जो कुछ इनमें लिखा हुआ है ये एक न्यू लर्निंग है। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया मध्यकालीन युग में लोग चर्च की रूढ़िवादिता से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। विक्लीफ ने बाइबल को ट्रांसलेट करके उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की थी, कोशिश की थी, लेकिन लोगों में से वो ख़त्म नहीं हुई। क्या हुआ, उसने बाइबल को ट्रांसलेट करा, उसके फॉलोअर्स को मरवा दिया गया, लेकिन हुआ नहीं। जब एक नई लर्निंग का जो है वो इटली में आई, वो नई लर्निंग इटली में उसने एक कहते हैं धमाका मचा दिया, मगर इंग्लैंड के लिए तो वो अभी भी एक बहुत हल्की सी रोशनी थी। इंग्लैंड में रेनेसांस का प्रभाव काफ़ी लंबे समय बाद पहुंचा। तो इंग्लैंड में उस रेनेसांस ऐसे ही तो नहीं है कि चलता चलता पहुंच गया। तो रेनेसांस को कैसे, उस रेनेसांस रिवाइवल ऑफ लर्निंग को कौन लेकर आए, जो ये इटली में अपने मिशन पे जाया करते थे, जैसे सर थॉमस याट जो कि एक दरबारी थे, उन्होंने सोनेट फॉर्म को वहाँ से सीखा। उस सोनेट फॉर्म को वो लेकर आए इंग्लैंड में, पेट्रियार्क से सीखा उन्होंने, पेट्रियार्क को देखा, वो उससे इम्प्रेस हुए, उस सोनेट फॉर्म को लेकर आए। लेकिन हाय रे आयरनी कि सोनेट को लेकर आए याट, लेकिन नाम पर हुआ किसका, शेक्सपियर का, क्योंकि जो लाता है वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाता, बल्कि जो उसको लिख लिख के और फेमस बनाता है वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो जो इंग्लैंड, तो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूं कि भाई सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने वाले थे याट एंड हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे। उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है ब्लैंक वर्ड्स। वो ब्लैंक वर्ड्स को लेकर आए। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये ब्लैंक वर्ड्स है क्या, तो ब्लैंक वर्ड्स विच इज़ यूज मेनली फॉर राइटिंग ड्रामाज एंड ऑल दैट। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है, ये एक लिटरेरी टर्म भी है, ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है 10 सिलेबल्स की लाइन, यानी कि 5 फीट आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है जिसमें पहला जो फुट होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा जो फुट होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। कभी फुर्सत में आपको ये भी चीज़ जो है वो सिखाऊंगी। तो इसमें जो है कि अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड कैसे निकालते हैं। तो लेकिन कोई राइम स्कीम ना होना उसे ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। ब्लैंक वर्ड्स में मीटर तो होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। तो यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हों तो इससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि जितना आप लोग इसमें ग्रास्प कर पा रहे हैं उतना ही ठीक है। उसका आगे की सीरीज़ जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगी। ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे क्लास में लेक्चर चलते हैं और हम वहाँ पर उसको कहीं किसी पॉइंट पे छोड़ते हैं और उसके आगे से बढ़ाते हैं। जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले के 3 लेक्चर्स ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना काम करती रहूँगी।